जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना इकोनॉमिक्स 12th का एक नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था और उस क्लास में बेटा हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एमसीक्यू थे वो सब कंप्लीट कर लिए थे। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने उसी क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू से। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने आज के एमसीक्यू से। तो देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें पूछा गया है इन द ईयर डैश द इंडियन गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। पूछा गया है कि किस साल में भारतीय सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को फ्री कर दिया था। ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2003, ऑप्शन डी है 2007। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 2009। ठीक है, विद द बिगिनिंग ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये बना दिया गया था बेटा कब? 2009 में, और जिसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि भारत में जितने भी 6 से 14 साल तक के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन फ्री की जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब इसी में एक और ऑप्शन है बेटा, पूछा गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD, वाज सेट अप in 1982 as a dash body to coordinate the activity of all institutional involved in the rural financing system। आपको करेक्ट ऑल्टरनेट फिल करना है बेटा। ऑप्शन ए है कोऑपरेटिव, ऑप्शन बी है एपेक्स, ऑप्शन सी है माइक्रो क्रेडिट और ऑप्शन डी है प्राइवेट क्रेडिट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इसका जो इसका जो ऑप्शन है उसमें भी जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो NABARD था वो सेटअप किया गया था, वो कौन सी बॉडी थी? तो वो सर्वोच्च बॉडी है। सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, कौन सी? जो कि रूरल फाइनेंस क्रेडिट सिस्टम में सबसे ज्यादा बड़ी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जैसे मनी सप्लाई में कौन है? RBI, वैसे ही रूरल क्रेडिट या रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा है बेटा? NABARD। और एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो NABARD इज द एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व्ड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो एपेक्स मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रूरल क्रेडिट में, रूरल फाइनेंसिंग में, वो है NABARD। राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एजर्शंस और रीजन पूछे गए हैं। एजर्शन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इस चीज की प्रोसेस है जो कि समय के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी निर्माण में ऐड करती है, उसको बढ़ाती है। रीजन दिया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट। क्यों करती है? क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है बेटा वो एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके ऑल्टरनेटिव वही है, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो भी है ऑप्शन बी, बोथ adjacent and reason are true, but reason is not the correct explanations. Correct explanations of adjacents. ठीक है, देखिए यहाँ पे एजर्शन में बोला गया कि ह्यूमन कैपिटल इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। ये बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, कि ह्यूमन कैपिटल जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो
हमारे ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, ठीक है। और जो रीजन दिया है वो रीजन वैसे तो स्टेटमेंट ठीक है बट वो इसका रीजन नहीं है। स्टेटमेंट दिया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और ये सच भी है कि जब हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। बट ये जो एजर्सन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर आया बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ एजर्संस। देखिए यहाँ पे जो एजर्सन और रीजन वाले हैं वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, बिल्कुल सेम आपको आंसर दे रखे होंगे, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वो ठीक तो लिखा है बट आपको ये देखना है कि जो एजर्सन है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एजर्सन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें पूछा गया है Who amongst the following has received the greatest investment in human capital formation? Option A है a nurse in a clinic who is frequently absent because of his ill health. A 12-year-old who helps her mother with construction work. A 10th pass girls who work as a store manager in a mall, or a computer science graduate who works at a call center. ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वो है ऑप्शन डी, अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट who works in a call center. एट कॉल सेंटर। अब प्रॉब्लम कहां है कि ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। देखो आपको ये बताना है बेटा कि ये जो चार आपको एग्जांपल दे रखे हैं इनमें से किसने, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा या सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, एक दे रखा है नर्स जो क्लिनिक में काम करती है और रेगुलरली ज्यादातर एब्सेंट रहती है ड्यू टू इल हेल्थ, मतलब बीमारी की वजह से। एक 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, एक 10th पास गर्ल जो एक स्टोर मैनेजर के रूप में मॉल में काम करती है, या फिर एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हु वर्क्स एट द कॉल सेंटर। तो इन चारों को आप कंपेयर करोगे तो जो ऑप्शन डी है दैट इज द बेस्ट वन। ठीक है, एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो है जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है इन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वही सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी। कॉलम ए में ऑप्शन 1 है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कॉलम बी में उसके सामने लिखा है अराइज ड्यू टू चेंज इन डिमांड पैटर्न एंड सप्लाई स्ट्रक्चर्स। सेकंड है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट वर्किंग बाय चॉइस, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इनविजिबल इन नेचर, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लेबर। तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शंस, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी और फोर्थ डी। तो यहां पे जो आपका 21st है बेटा, इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है, करेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट ए, ये वाला। ठीक है, क्यों? इसमें पूछा गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से क्रिएट होता है बेटा? जब किसी गुड्स की डिमांड या सप्लाई के पैटर्न में चेंज आ जाए। ठीक है, मान लीजिए आप जिस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कम हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको रोजगार से निकाल दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिसगाइड आपको पता है वो इनविजिबल इन नेचर, ये वाला होना चाहिए था। सीजनल, ठीक है, सीजनल वो होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जब सीजन होता है तो काम मिलता है, सीजन नहीं होता तो काम नहीं मिलता है। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैजुअल है, ठीक है, जो नॉर्मली अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ
relying more on ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, टी टेरिटरी सेक्टर और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन सी, वो आपका ऑप्शन सी, दैट इज टेरिटरी सेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन था कि पाकिस्तान और भारत में जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और नन ऑफ दीज। ठीक, तो यहाँ पे जो टेरिटरी सेक्टर है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है बोथ इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आई थिंक 57% और इंडिया में है 53 या 54%। किसका? सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो सबसे ज्यादा जो है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है दोनों इकोनॉमी में, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 एजर्सन और रीजन का है। एजर्सन दिया है proportion of people below poverty line is more in Pakistan. रीजन है पाकिस्तान followed a mixed economy model. ठीक है, वही आपकी सारी चारों अल्टरनेट है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी में रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहां पे बेटा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वो है ऑप्शन बी, both adjacent and region are true but region is not the correct explanation. of adjacent। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें ये क्यों बोला गया ये भी समझ लीजिएगा। देखिए पूछा प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल ठीक है, इंडिया से ज्यादा। ठीक है, और चाइना से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। और रीजन दिया है पाकिस्तान फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल मतलब वो जिसमें कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। तो पाकिस्तान में ऐसा ही है, निजी क्षेत्र भी है बेटा और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, ये भी ठीक है। बट क्या ये देखिए इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो इसमें एजर्सन है। रीजन यहाँ पे रीजन में क्या आना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज्यादा लोग हैं, तो वो क्यों है, उसका क्या कारण है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन के जनसंख्या के सबसे ज्यादा लोग इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की तुलना में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसका आपको कारण बताना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या लिख दिया, पाकिस्तान फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। वो ट्रू है बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें पूछा गया है द colonial government made no sincere attempts to estimate India's national and per capita income, but most studies found that India's national income growth in the pre-independence era was dash and per capita income growth was dash। आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है बेटा। ऑप्शन ए है क्लोज टू 5%, मोर देन 2%। ऑप्शन बी है लेस देन 3%, मोर देन 1%। ऑप्शन सी है क्लोज टू 0.5%, ऑलमोस्ट 0%। और ऑप्शन डी है लेस देन 2%, क्लोज टू 0.5%। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोलता है बेटा लेस देन 2% और क्लोज टू 0.5%। मींस कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारा लेवल ऑफ जीडीपी, लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा था बेटा, वो 2% से कम बढ़ रहा था, और जो पर कैपिटा इनकम था बेटा वो 0.5% से कम था। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट ए।
यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन भी देखिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर था। अब जो सेकंड ऑप्शन है बेटा, उसमें दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट अंडर द ब्रिटिश रूल्स। स्टेटमेंट सेकंड है ड्यूरिंग द colonial period farmers were forced to cultivate commercial crops like indigo. Alternative रखे बेटा, both the statements are true, both the statements are false. Statement first is true and statement second is false. Statement second is true and statement first is false. तो यहां पे बेटा जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अब ये क्यों है ये भी समझिएगा। देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट अंडर द ब्रिटिश रूल्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, अंग्रेजों के टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था बेटा वो बिल्कुल बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, पुरानी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते थे। ठीक है, उसके जीडीपी में, उसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता था। ठीक है, बहुत मतलब फार्मर्स वर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, बहुत दयनीय स्थिति में वो जी रहे थे। फिर स्टेटमेंट सेकंड है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फार्मर्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो, कि भाई अंग्रेजों ने ही हमारे भारतीय किसानों को फोर्स किया, जबरदस्ती की कि भाई वो नील की खेती करे। ये भी फैक्ट है, ये बिल्कुल सच है बेटा, क्योंकि जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे तो उस समय ब्रिटेन में बेटा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इट वाज ऑन पीक, तो वहां पे उनको इंडिगो की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, तो उन्होंने हमारे फार्मर्स को फोर्स किया कि वो लोग इंडिगो कल्टीवेट करें, इंडिगो की खेती करें। ठीक है, तो यहां पे इसलिए जो आंसर है वो है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें पूछा है विद द इंक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेस फॉर डैश फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि भाई जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट ने स्पेस क्रिएट किया है किसके लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी है डिसइन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है प्राइवेटाइजेशन और ऑप्शन डी है डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। ठीक है, जिससे कि इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़े, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें पूछा गया है दो स्टेटमेंट है। ठीक है, 1950 से 1990 तक की, तो उसमें पी स्टेटमेंट दे रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी वाज द हाईएस्ट, कि भाई 1950 से 1990 इस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, और जब ये पीरियड शुरू हुआ, बिगिनिंग हुआ यानी 1950 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर था जीडीपी में वो सबसे ज्यादा हुआ करता। क्यों दिया है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड leads to further increase in share of agriculture in the GDP by the end of this period, कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, नो डाउट बढ़ी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन उसी टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, 1950 से 1990 के बीच में, 1965-66 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, और फिर ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से एग्रीकल्चर का शेयर फिर बढ़ गया। कब, जब ये पीरियड खत्म हुआ यानी 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए ओनली पी, ऑप्शन बी ओनली क्यू, ऑप्शन सी बोथ पी एंड क्यू, और ऑप्शन डी नाइदर पी नॉर क्यू। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है, वो है ऑप्शन ए, दैट इज ओनली पी। ठीक है, और ओनली पी ने क्या बोला, ओनली पी ने बोला कि भाई जब 1950 शुरू हुआ, ठीक है, 1950 से 1990 की बात करें हम लोग, जब 1950 शुरू हुआ तो हमारे टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा शेयर था। ठीक है, 1990 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है, ठीक है, वो बढ़ा नहीं था बल्कि पहले की तुलना में कम हुआ था। राइट,
तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता था बेटा 50%। ठीक है, मोर देन 50%, एग्रीकल्चर का 50% था। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है ऑप्शन में, बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960 इंडिया वाज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन दैट्स फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। कि भाई 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे पहले फूड ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए इंडिया किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी मेक्सिको और ऑप्शन डी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है बेटा इसमें और वाला वो भी है ऑप्शन ए, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़ा भी होगा कि जब हमारा, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और हम लोग ऑलमोस्ट वो युद्ध जीतने ही वाले थे, तो उस टाइम बेटा अमेरिका ने हमें इसी बात पर ब्लैकमेल किया था कि या तो आप ये युद्ध रोक दो, नहीं तो जो हम आपको फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं उसको बंद कर देंगे। और हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन की इतनी शॉर्टेज थी उस टाइम फूड ग्रेन्स की बेटा, अनाज की, कि हम लोगों को अमेरिका की कंडीशंस माननी पड़ी और हमें वो जीता हुआ युद्ध, ठीक है, वहां पर छोड़ना पड़ा था, रोकना पड़ा था। ठीक है बेटा, तो पूरी तरह से हम लोग डिपेंडेंट थे यूएसए के ऊपर, अमेरिका के ऊपर फूड ग्रेन्स के लिए बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसके बाद ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी है, नहीं तो फिर क्या होगा, अमेरिका फिर दोबारा से हमें ब्लैकमेल करेगा। ठीक है, तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की। आत्मनिर्भर भारत कैन बी कंसीडर्ड एज अ न्यू टाइप ऑफ डैश इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, इंपोर्ट प्रमोशंस, लिबरलाइजेशंस और एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। देखिए, भारत गवर्नमेंट की, भारतीय सरकार की एक जो है स्कीम कह सकते हो, एक जो है क्या कहोगे पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, वो चल रहा है हमारे देश में। तो आपको बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है किस तरीके की, ठीक है, पॉलिसी है, किस टाइप का स्कीम है वो इंडियन गवर्नमेंट का। आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने आप को, ठीक है, खुद इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो ये किस टाइप का है बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 का वो भी है बेटा ऑप्शन ए, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस क्यों? देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था कि जो गुड्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करें उनको अपने देश में ही प्रोड्यूस करना, उसको कहा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। तो बेटा जो आत्मनिर्भर भारत है ये भी बिल्कुल उसी तरीके की एक हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, जिसमें वो गुड्स जो हम दूसरे देशों से बना रहे हैं, मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको अपने देश में ही प्रोड्यूस करना है। सेम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का टारगेट था और सेम आत्मनिर्भर भारत का है। तो इसलिए कहा गया कि भाई आत्मनिर्भर भारत जो है बिल्कुल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जैसा ही है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके एमसीक्यूज का। तो आज की क्लास में केवल इतना ही बेटा, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।